मेरी ये आवाज ना पहुंचे तो प्लीज मुझे एक बार प्रॉम्प्ट कर दीजिए, आप अपना मतलब हैंड रेज कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज बता दीजिए। तो आइए बच्चों मार्केटिंग चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन उठता है कि जो हमारे मार्केटिंग है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले कुछ लोगों ने कहा, अलग अलग थ्योरीज है, कुछ लोगों ने कहा कि मार्केटिंग का मतलब होता है सेलिंग, जब आप कुछ चीज बेचते हो तो उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, तो जब आप कोई चीज बनाते हो तो उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, जब आप प्रोडक्ट को डिजाइन कर लेते हो तो उस चीज को हम मार्केटिंग कहते हैं। ये सारी की सारी डेफिनेशंस इनकम्प्लीट है। मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, आप कह लीजिए मेरे जैसी टर्म है, फैली हुई टर्म है, बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, और ये सब चीजें मार्केटिंग का जस्ट एक एक पार्ट है। ये कोई भी ना सेलिंग, ना प्रोडक्ट बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, ना प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ये तीनों चीजें सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये मार्केटिंग, ये सब मिला के मार्केटिंग है। और मार्केटिंग इसके अलावा भी बहुत सी चीजें है। तो बेसिकली मार्केटिंग की बहुत से लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी थी। हम एक बहुत फेमस रिनाउंड पर्सन की डेफिनेशन को याद करेंगे, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है फिलिप कॉटलर। ये एक अमेरिकन मार्केटिंग गुरु माने जाते हैं, एक बहुत बड़े मार्केटिंग की फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में इनकी बहुत बुक्स आई हुई है, इन्होंने बहुत ज्यादा लिटरेचर्स लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा इनके रिसर्चेस है, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग माना गया है। आप जब एमबीए बीबीए वगैरह करोगे तो आप इनकी बुक्स भी पढ़ोगे। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी जो अब मैं आपको याद करवाऊंगा। देखिए जैसे आप देख सकते हो कि जो मेरी डेफिनेशन है वो आधे बोर्ड पे आई हुई है, 4 लाइनों की डेफिनेशन है, इतनी आसानी से तो याद होएगी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सब बच्चों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रखा है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में एक प्रिंसिपल था जिसका नाम था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल क्या कहता था कि जब कोई काम बड़ा हो तो हमें उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही हम इस डेफिनेशन को याद करेंगे। इस डेफिनेशन को मैंने 4 लाइनों में लिखा है यहाँ पे, कि 4 लाइनों में अलग अलग पेन से लिखा है। हम इसको बिल्कुल ऐसे ही याद करेंगे और 3-4 बार बोलेंगे, आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक और बात बच्चों, जब भी आप किसी की बोली हुई डेफिनेशन को कोट कर रहे हो, जैसे मैंने कहा ना ये डेफिनेशन फिलिप कॉटलर ने दी है, या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको याद होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन एफडब्ल्यू टेलर ने दी थी। तो जब भी आप किसी की कोट करते हो डेफिनेशन, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपको हमेशा लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, या दैट पर्सन डिफाइंस दिस। तो जैसे हमने क्या लिखा, फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज, ये चीज समझ में आई। तो जब भी आप कोई किसी पर्सन की डेफिनेशन को लिखते हो तो हमेशा उसका नाम लिखिए। बच्चों यही प्रेजेंटेशन टिप्स है जो मैं आपको धीरे धीरे हर क्लास में कुछ ना कुछ देता रहता हूँ। देखिए एक बात बताइए, अगर मैं आपकी जगह होता और मैं आपकी जगह आंसर शीट मतलब आंसर लिख रहा होता, और मुझे पता है कि मुझे फिलिप की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद है, और मेरे को ये पता है कि ये डेफिनेशन लिखना मतलब ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बहुत बड़ी चीज है जो मैंने याद कर रखी है। तो मैं ऐसे ही नहीं लिख दूंगा कि सब कुछ जैसे चल रहा है मैं बिल्कुल वैसे लिख दूं। मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा कि जो मेरा एग्जामिनर है, जो मेरा पेपर चेकर है, उसकी नजर में वो आए। तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस डेफिनेशन को बॉक्स में लिख के आता, और मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का एरो बना के आता, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो मैं कुछ इस तरीके का एरो बना के आता, जिससे कि मेरा एग्जामिनर कुछ पढ़े ना पढ़े ये डेफिनेशन जरूर पढ़े। ये लेकिन ये काम तभी करना जब डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से याद हो, पता चले लिख भी गलत रहे हो और एग्जामिनर को पढ़ा भी रहे हो, आप पढ़ो मैंने गलत लिखा है पढ़, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। अगर आपको याद है कि मैंने बहुत अच्छे से याद कर रखी है और वर्ड बाय वर्ड ठीक है, तो आप उसको पढ़ाइए। और वो कैसे पढ़ेगा, आप इसको इस तरीके से करिए, इन्वर्टेड कॉलम्स में डाल के आइए, या कुछ भी बॉक्स बना के आइए। तो जो भी आपको लगता है कि आपके पेपर की प्रेजेंटेशन को एनहांस कर सकता है, वो काम आपको करना है। तो अभी वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं आपको याद कराऊंगा। बिल्कुल नहीं घबराना, आपको ये काम मेरा है, मैं आपको याद कराऊंगा। तो फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज अ, सबसे पहले उसने बोला कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस का क्या मतलब हुआ सर? सोशल प्रोसेस का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है आप और मैं, सोसाइटी इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व है। इट इज अ सोशल प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, इसका मतलब समझते हैं। देखिए बच्चों, इस वक्त आप लोग मेरे साथ क्लास अटेंड कर रहे हो, कुछ करीबन 48 स्टूडेंट्स की क्लास चल रही है।
तो आप ग्रुप में अटेंड कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि आप में से अगर किसी भी पर्सन को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात ना समझ आए तो वो मुझे बता दीजिए, मैं उसकी फेस टू फेस 1-1 क्लास ले लूंगा। तो वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल्स। तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक इंसान या बहुत सारे लोग, इट इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, ये लोग ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, ये लोग वो पाते हैं जो ये चाहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आप इतना डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हो इन दो टर्म्स के बीच में, नीड एंड वांट, नीड एंड वांट, सर ये दोनों तो एक ही चीज होती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि नीड एंड वांट चीज एक नहीं होती, ये दोनों वर्ड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये हम करेंगे इसी चैप्टर की लास्ट क्लास में, जो हमारी 8th क्लास होगी, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि नीड एंड वांट एक चीज नहीं होती, नीड अलग होती है, वांट्स अलग होती है। लेकिन हाँ, आज के लिए इतना ही समझ लीजिए कि ये एक ही चीज है, they obtain what they need and want, मतलब वो लोग, ये लोग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, वो पाते हैं जो इनको चाहिए। अब एक बात बताइए, आप ये चीज कैसे पाओगे, क्योंकि कोई बनाएगा थ्रू क्रिएटिंग, कोई बनाएगा इस चीज को, फिर आपको ऑफर करेगा, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग। बेटा फ्रीली का मतलब ये नहीं है कि मुफ्त में आपको दी जा रही है चीज, फ्रीली का मतलब है कि आप फ्री हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए और रिजेक्ट करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सोशल प्रोसेस आपकी बात करता हूँ, आप बच्चों की, यू आर द सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, आप लोग अकेले भी और मिलके भी ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। जैसे कि इस वक्त आप लोगों को बीएसटी की क्लासेस की आपको कोचिंग की जरूरत थी, तो आपको ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग। मैंने कुछ क्रिएट किया, मैंने नोट्स क्रिएट किए, मैंने क्लासेस क्रिएट की, तो आई क्रिएटेड दिस थिंग, आई ऑफर्ड इट टू यू एंड फ्रीली एक्सचेंज हो रहा है। फ्री का ये मतलब नहीं है कि आपको फीस नहीं देनी, फीस सबकी आएगी। फ्रीली का मतलब ये है कि अगर आप छोड़ना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बांध लिया है कि आपको मेरे साथ पढ़ना ही पढ़ना है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड आप जा सकते हैं, दैट इज फ्रीली एक्सचेंजिंग। कोई जबरदस्ती का सौदा ये नहीं है। फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दो ही चीजें हो सकती है, या तो ग्रुप, या तो गुड्स हो सकते हैं, या सर्विसेज हो सकती है, ऑफ वैल्यू विद ईच अदर। वैल्यू विद अदर्स का क्या मतलब हुआ, जैसे आपके लिए इस वक्त मेरे लेक्चर्स की वैल्यू है, आप मेरे लेक्चर्स को वैल्यू करते हो, आपको वो चाहिए, और मेरे लिए इस वक्त आप जो मुझे फीस दोगे, आपका जो रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू है। तो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद ईच अदर। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट। आप अपने नोट्स के फर्स्ट पेज पे आइए, और उसके लेफ्ट में अगर जगह है, खाली है पेज, तो वहां पे जैसे मैंने इस डेफिनेशन को लिखा है तोड़ तोड़ के 4 लाइनों में, आप भी इस डेफिनेशन को 1 मिनट के अंदर तोड़ तोड़ के लिखिएगा जल्दी से, फिर हम याद करेंगे। जैसे मैंने लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली लाइन है सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, दूसरी लाइन है ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, तीसरी लाइन है थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग, चौथी लाइन है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। जल्दी से लिखिए बच्चों। एक बार फिर से बोलता हूं, फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज, उसके बाद 4 लाइनें बनाइए। सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, पहली लाइन। दूसरी लाइन में लिखिए ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, थर्ड थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग, through creating, offering and freely exchanging, and last line में लिखिएगा products and services of value with others, products and services of value with others। हो लिख लिया बच्चों? हाँ जी बच्चों, लिख लिया? Yes sir। Yes sir। अब आप क्या करेंगे, अब हम इस डेफिनेशन को याद करेंगे। अच्छा पहले बताइए, समझ में आ गई डेफिनेशन? Yes sir। अब हम 5 बार बोलेंगे और ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। पहले मैं बोलूंगा, आपने बोलोगे, आप सिर्फ उधर जहां लिखा है उसको देखते रहना कि क्या मैं सही बोल रहा हूं। अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे प्रॉम्प्ट कर। तो मैं बिना देखे बोलूंगा, फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others।
फिर से बोलूंगा, मार्केटिंग, फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज अ सोशल प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, सॉरी ऐसे तोड़ के करते हैं, सोशल प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स obtain what the leader want through creating, offering and freely exchanging products and services with of value with others. एक बार लास्ट टाइम बोलूंगा, फिर उसके बाद आप बोलेंगे. फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज a social process by which individuals and groups obtain what the need and want by creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. I hope आपको याद हो गई. आज हमें यही करना है, बस यही कराता हूँ मैं आपको पूरी क्लास में. यार जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे. फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज अ, शुरू करिए, बोलिए, एज अ social process by which individuals and groups obtain what they need and want through through creating, creating, offering, and freely offering exchanging and freely products and exchanging services of products value and services of value with others. एक बार फिर से बोलेंगे, एक बार फिर से बोलेंगे. तो व्हाट इज मार्केटिंग फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज अ social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. इतनी बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. ये जो हमारी चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर, इस चैप्टर को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इधर देखिएगा. और वो 5 पार्ट्स क्या है हमारे? सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन का. उसके बाद आते हैं हमारे 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो हम आज शुरू करें. अभी बताता हूं क्या. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. क्या मतलब हुआ इसका, समझते. देखो बच्चों, फिलिप कॉटलर ने ये बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केटिंग एफर्ट्स है, जो उसकी सक्सेस है, वो 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. ये 4 चीजें क्या होती है? एक प्रोडक्ट, उसका प्राइस, उसकी प्लेसमेंट इन द सोसाइटी एंड उसकी प्रमोशन. इन्हीं को हम वेरिएबल्स ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं, हम एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मार्केटिंग भी कह सकते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ मार्केटिंग भी कह सकते हैं. और ये कॉमनली नोन एज 4 P's ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि आप देख सकते हैं सबका नाम P से शुरू हो रहा है, तो इसको हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं. तो बेसिकली ये कहा जाता है कि पूरी की पूरी जो मार्केटिंग है वो 4 P's के ऊपर डिपेंडेंट है. प्रोडक्ट, price, place and promotion. What are the 4 P's? Product, price, place, promotion. तो आज हम अपनी क्लास को किस तरीके से मतलब आगे करेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में से हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन याद कर ली. ठीक है बच्चों, याद हो गई आप लोगों को डेफिनेशन मार्केटिंग की? Yes, sir. Yes, तो sir. फिर से बोलेंगे मेरे साथ. According to Philip Kotler, marketing can be defined as a Social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. समझ में आ गई? तो हम ये कर लिया. अब हम इंट्रोडक्शन में से आज कुछ नहीं करेंगे. आज हम इंट्रोडक्शन में से कुछ नहीं करेंगे. आज हम अपने पहले P पे चलेंगे, जिसका नाम क्या है? प्रोडक्ट. और कोशिश करेंगे कि आज हम इसको अच्छा पार्ट इसका खत्म करें. ठीक है बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर पिछले से साल तक बहुत बड़ा होता था, लेकिन लास्ट ईयर इस चैप्टर में से मेजर डिलीशंस हो गई है. मेजर डिलीशंस हो चुकी है. अब ये चैप्टर आपका बहुत छोटा हो गया. तो मतलब आपके मन में एक डाउट आ होगा कि सर अभी ये 9 क्लासेस का है, पहले कितनी क्लासेस का होता था? तो बेटा ये पहले 8, अभी ये 8 से 10 क्लासेस, 8 से 9 क्लास का है. तो पहले ये 12 क्लासेस में खत्म होता था. ये इतना बड़ा चैप्टर होता था. आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट की. एक बार फिर से मेरे साथ लास्ट टाइम डेफिनेशन को बोलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज क्लास के बाद आपको डेफिनेशन टिप्स पे हो जाए. तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value of value with others. सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स. मेरे को लगता नहीं कि आप कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको याद नहीं हुई होगी. सबको याद हो गई होगी, है ना? ओके, तो बच्चों अब आप आइए अपने नोट्स के फर्स्ट पेज पे. इधर आप
पहला जो मार्केट है इसको कट कुछ मत करना, अभी नहीं करेंगे हम इसको। जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन, उसकी थर्ड बुलेट पे आइए जहां फिलिप कॉटलर लिखा हुआ है, थर्ड बुलेट पे आइए फिलिप कॉटलर। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। फिलिप कॉटलर डिफाइंस, पेज नंबर 1 पे सेकंड जो पार्ट है मार्केटिंग, उसकी थर्ड लाइन में फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज अ सोशल प्रोसेस बाय व्हिच individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others। तो ये डेफिनेशन आपने याद की, ठीक है बच्चों। इसके लेफ्ट में जो ये बुलेट लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट में लिखिए मार्केटिंग इन मॉडर्न सेंस। मार्केटिंग इन मॉडर्न सेंस लिखिए, मार्केटिंग इन मॉडर्न सेंस। तो वी हैव लर्न्ड द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इन मॉडर्न सेंस। हम एक ट्रेडिशनल सेंस भी सीखेंगे बट आज नहीं सीखेंगे, आज हम यही यूज करेंगे डेफिनेशन, और आगे पूरे चैप्टर में हमें यही डेफिनेशन यूज करनी है। तो हमने मार्केटिंग मॉडर्न सेंस में सीख ली। ओके बच्चों, अब आ जाइए आप लोग, बस एक पेज खोल दीजिए और अभी कुछ नहीं, अभी सामने बोर्ड पे देखिए, कम टू पेज नंबर 7 पे आ जाइए और उसको ओपन कर दीजिए। 7 पेज नंबर पे आ जाइए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट पी, जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट। तो फिलिप कॉटलर ने ये कहा कि एक कंपनी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब वो चारों पीस को बेस्ट बनाए। मतलब एक प्रोडक्ट अच्छा होना भी चाहिए, उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी उसकी फीचर्स होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि उसका प्राइस भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसका प्राइस ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, उसका प्राइस इतना होना चाहिए जो कि लोगों को लगे कि वी आर गेटिंग द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। फिर तीसरा उन्होंने बोला कि एक अच्छा प्रोडक्ट बन गया, प्राइस भी ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर तक चीज ही नहीं पहुंच पा रही तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने बोला कि प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मार्केट में उसको कैसे बेचना है, खुद बेचना है, या यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ होलसेलर्स, रिटेलर्स एक्सेट्रा, वो सब हम बात करेंगे प्लेस में। तो उन्होंने बोला कि अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी प्राइसिंग भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए उन्होंने बोला कि ये सब चीजें होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस बिल्कुल फेल हो जाए अगर वो बिजनेस प्रमोशन नहीं करता। तो आपका फोर्थ पी क्या हो गया, प्रमोशन। आपको सही प्रमोशनल टूल से, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो पर्सनल सेलिंग हो, चाहे वो सेल्स प्रमोशन हो, चाहे वो पब्लिक रिलेशंस हो, आपको सारे टूल्स से को मिक्स करके एक प्रमोशनल कैंपेन बनाना है जिससे लोगों को नॉलेज मिले आपके प्रोडक्ट के बारे में। अगर इन चारों पीस में से मान लीजिए 3 पीस तो बहुत अच्छे हैं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका प्लेसमेंट बिल्कुल सही है, आपके प्रमोशन आपने बहुत किया, लेकिन अगर कोई भी एक भी पी अगर आपका सही नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपने उस प्रोडक्ट का प्राइस एक्सेसिवली हाई रख दिया, अगर आपने उस प्रोडक्ट का प्राइस एक्सेसिवली हाई रख दिया तब भी वो नहीं बिकेगा। तो सारे के सारे जो हमारे पीस है वो बेस्ट होने चाहिए। दूसरा एग्जांपल देता हूं, अगर आपने एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया, प्राइस भी ठीक है, आपने दुकान भी खोल ली, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि आप ये सामान बेच रहे हो, मतलब आपने प्रमोशन ही नहीं किया, तब भी आप फेल हो जाओगे। तीसरा बताता हूँ, आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया, प्राइस भी ठीक है, प्रमोशन भी कर दिया आपने, आपके पास ऑर्डर्स भी आने लग गए, ऑनलाइन आपके पास ऑर्डर्स आ गए, लेकिन आप अपना सामान ही उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, तब भी आप फेल हो जाओगे। और लास्टली अगर आपकी प्रोडक्ट, अगर आपका प्राइस ठीक है, आपकी प्रमोशन भी ठीक है, आपने दुकान भी खोल दी, लेकिन आपके प्रोडक्ट ही इतना अच्छा नहीं है, तब भी आप फेल हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि चारों पीस बहुत अच्छे होने चाहिए किसी भी एलिमेंट में, चाहे वो प्रोडक्ट हो, प्राइस हो, प्लेस हो, प्रमोशन हो, किसी भी एलिमेंट में अगर कहीं ना कहीं लूप होल या कोई गलती रह जाती है या कोई भी शॉर्टेज या रह जाती है, तो एक मार्केटिंग एक फर्म कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो सबसे पहला पी हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट। तो हमें सबसे पहले समझना क्या है कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। इसमें बच्चों हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए। फिर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर हम प्रोडक्ट्स के 3 डिसीजंस करेंगे। हम प्रोडक्ट्स में 3 डिसीजंस करेंगे, और वो 3 डिसीजंस क्या क्या है वो एक बार देखते हैं। सबसे पहला डिसीजन हमें देखना है कि ब्रांडिंग क्या होता है। दूसरा डिसीजन हमें देखना है लेबलिंग क्या होता है, पैकेजिंग क्या होता है। और तीसरा डिसीजन हमें देखना है
कि लेबलिंग क्या होता है। तो हमें ये 3 डिसीजंस प्रोडक्ट के अंदर लेने हैं, तो ये हमारा काम है। देखते हैं आज हम इसमें से कितना कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोडक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, जो भी आपको आता है, भोजपुरी, जिस भी भाषा में आपको आता है, आप मुझे बताइए आपके हिसाब से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है बताओगे? कोई भी बच्चा जिसको भी आता है बोलिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? है क्या प्रोडक्ट? हाँ जी, कमोडिटी। कमोडिटीज। इसका मतलब आप ये कह रही हो कि जो इस वक्त मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूं ऑनलाइन मोड के थ्रू, ये प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि इट इज नॉट अ कमोडिटी, ये तो सर्विस है। सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस, आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जिसने भी बोला, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप बीएसटी का मैं आपका टेस्ट लूंगा, और अगर आपके इस टेस्ट में 30 में से 30 आ गए तो सनी लियोनी के साथ एक डिनर डेट पर मैं आपको भेज दूंगा, या आपको जो भी पसंद है उसके साथ भेज दूंगा, तो वो प्रोडक्ट या सर्विस थोड़ी ना हुई, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है। यस और नो? तो प्रोडक्ट ना तो वो प्रोडक्ट है, नहीं सनी लियोनी कोई प्रोडक्ट नहीं है, देखो आप गलत मत सोचना, तो सनी लियोनी कोई प्रोडक्ट नहीं है और ना ही वो सर्विस है कोई। आप मुझे बताइए कि वो तो एक एक्सपीरियंस दे रही है कि मैं आपके साथ डिनर पे चलूंगी, तो आपके हिसाब से तो वो प्रोडक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी नहीं है और वो सर्विस भी नहीं है, तो वो प्रोडक्ट नहीं हुआ। यस और नो? सर्विस इज ऑफर्ड फॉर एक्सचेंज। क्या 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 कहा? बेनिफिट्स, बेनिफिट्स दैट कैन बी सर्विस इज ऑफर्ड फॉर एक्सचेंज, ऑफर्ड फॉर। अच्छा ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? क्वालिटी, टैंजिबल चीज जिसको कोई भी टैंजिबल चीज। अच्छा, तो इसका मतलब अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो या किसी लॉयर के पास जाते हो, वो आपको सर्विस देता है, आप छू तो नहीं सकते ना उसकी सर्विस, तो वो इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं हुई आपके हिसाब से। यस और नो? यस द क्वालिटी। अब आप लोगों के हिसाब से ये डेफिनेशन जो भी आपने बोला ये सब पार्शियली करेक्ट है। अब इसको मैं ठीक करता हूं, यहां देखिएगा प्रोडक्ट क्या होता है। यहां देखिए, प्रोडक्ट को बोला गया है इट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। प्लीज नोट्स मत देखना, सिर्फ यहां देखना। इट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज और सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, या तो बंडल ऑफ यूटिलिटीज या फिर सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, या फिर कुछ भी वो चीज। और पहला हो गया बंडल ऑफ यूटिलिटीज, दूसरा हो गया सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, तीसरा हम बोलते हैं प्रोडक्ट को और anything that can be offered, anything that can be offered to satisfy a need or satisfy a need or a want। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट ना तो सिर्फ टेंजिबल है, ना सिर्फ इंटेंजिबल है, ना वो कमोडिटी है, सिर्फ कमोडिटी है, ना वो सिर्फ सर्विस है, ना सिर्फ वो फिक्स्ड है, ना सिर्फ वो फ्लक्चुएटिंग है, ना सिर्फ वो मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको देख नहीं सकते कुछ भी। कहने का मतलब क्या है कि इट इज एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है जिससे हम किसी भी मार्केट के पर्सन की नीड या फिर वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसलिए हमने उसको कहा है सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, या हमने उसको कहा है बंडल ऑफ यूटिलिटीज। ये यूटिलिटी का मतलब आपके इकोनॉमिक्स वाली नहीं है, यहाँ पे यूटिलिटी का मतलब ये है कि बेसिकली वो आपको कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली एक प्रोडक्ट लेने से आपको कुछ फायदे मिलते हैं। तो प्रोडक्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जिसको ऑफर करके हम अपने मार्केट के लोगों की नीड या फिर वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से प्रोडक्ट की डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज or source of satisfaction or anything that can be offered to the market to satisfy a need or a want। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज बंडल ऑफ यूटिलिटीज। जब बच्चों आप ऐसी कोई चीज लिखो ना तो उसको इन्वर्टेड कॉलम्स में लिखो या फिर बॉक्स में डाला करो। बंडल ऑफ यूटिलिटीज और सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन और एनीथिंग that can be offered to the market to satisfy a need or a want। बच्चों समझ में आई बात आपको? Yes sir। अब लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है
कि आप लोग मार्केटिंग की डेफिनेशन भूल गए हो। पता नहीं, मेरे को ऐसी फीलिंग सी आ रही है। तो एक बार जल्दी से मार्केटिंग की डेफिनेशन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ social process by which individuals and groups obtain what they need and want by through creating, offering and creating, freely offering, exchanging and freely products and exchanging services products and of services value of with value others। with others। यार मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कौन पढ़ा रहा है आपको जो इतने अच्छे से आपको ये याद करवा रहा है? एनीवेज चलिए, थोड़ी सी सेल्फ पोस्टिंग करता रहता हूं मैं। अब आइए प्रोडक्ट की डेफिनेशन को फिर से याद करेंगे। प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज बंडल ऑफ यूटिलिटीज और source of satisfaction or anything that can be offered to the market to satisfy a need or a want। इतनी बात समझ में आई बच्चों? Yes sir। Okay। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ देखिएगा, अभी कुछ नहीं लिखना नोट्स में। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको एक नहीं, दो भी नहीं, 3 तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट एज स्मॉल एज अ पेन हो, चाहे वो प्रोडक्ट एज बिग एज अ हाउस हो, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, आपको एक नहीं, आपको दो नहीं, आपको 3 तरीके के फायदे मिलते हैं। और वो 3 फायदे क्या क्या है एक बार देखते हैं। सबसे पहला फायदा होता है फंक्शनल बेनिफिट, दूसरा फायदा होता है सोशल बेनिफिट, एंड तीसरा फायदा होता है साइकोलॉजिकल बेनिफिट। ठीक है जी, फंक्शनल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट। मैं आपको एक बताता हूँ, कार के एग्जांपल से बताता हूँ। अगर हम कार खरीदते हैं तो एक बात बताइए, चाहे आप नैनो जितनी छोटी गाड़ी लो या आप उसको चाहे आप नैनो लो, चाहे आप उसको बड़ी कोई BMW लो, लेने का मेन पर्पस क्या है? गाड़ी का मेन फंक्शन क्या है? कि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए। तो मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन हाँ, अगर आप गाड़ी में घूमते हो तो सोसाइटी आपको एक जल्दी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि सोसाइटी में आपकी थोड़ी रेपुटेशन बढ़ती है। तो सोशल बेनिफिट क्या मिल गया आपको? पीयर एक्सेप्टेंस। पीयर का मतलब होता है आपका सोशल ग्रुप, जो आपके आसपास के लोग होते हैं उसको पीयर कहा जाता है, पीयर एक्सेप्टेंस। और दूसरा साइकोलॉजिकली भी, अगर आप मान लीजिए आप अपने घर में आप लौटे एक बंदे हो जो कार अफोर्ड कर सकते हैं, तो कार में घूमते हुए आपको खुद भी तो अच्छा लगेगा ना, एक अंदर से फीलिंग बड़ी अच्छी आती है कि देखो आई एम अ सेल्फ मेड मैन या सेल्फ मेड वुमन, और देखो मैं गाड़ी में घूम रही हूँ, घूमता हूँ। तो क्या बोलते हैं इसको? नीड फॉर प्रेस्टीज। तो हमारी जो एक नीड होती है, बेटा हम नीड्स के बारे में बात करेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर में। हम सबके अंदर एक नहीं 5 तरीके की भूख होती है, भूख, नीड भूख होती है, और एक नहीं 5 तरीके की भूख होती है। तो उसमें नीड हमारी प्रेस्टीज भी होती है। प्रेस्टीज का मतलब क्या है? हमें खुद को जवाब देना होता है, हमें खुद को अच्छा लगना चाहिए अगर हम कोई प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो देखिए, अगर मैं कार ले रहा हूँ तो कार का सबसे पहला बेनिफिट क्या है? कि वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। ये हो गया उसका फंक्शनल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट क्या है? पीयर एक्सेप्टेंस। और तीसरा साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है? नीड फॉर प्रेस्टीज। मैं आपको कोई और एग्जांपल समझाता हूँ। घर की बात करते हैं। मान लीजिए आपने एक हाउस परचेज किया। अगेन, हाउस को लेने का मेन रीजन शो ऑफ करना नहीं है कि आपको शो ऑफ करना है। हाउस को लेने का मेन रीजन, आपका फंक्शनल बेनिफिट क्या है? कि यू हैव टू रिसाइड देयर, आप वहां पे रहोगे। तो फंक्शनल बेनिफिट क्या हो गया? कि वो आपको एक छत दे रहा है, आप वहां पे रह पा रहे हो। और सोशल और साइकोलॉजिकल सेम ही रहेंगे। सोशल बेनिफिट क्या हो गया? कि आपको पीयर एक्सेप्टेंस, आपके लोग, आपके आसपास के फ्रेंड्स वगैरह आपको बहुत एप्रिशिएट करेंगे। हाँ, थोड़े बहुत जलेंगे भी, लेकिन मैक्सिमम लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे कि देखो आज इस बंदे ने अपना खुद का घर ले लिया, तो दैट इज क्वाइट मतलब क्वाइट एन अचीवमेंट। और साइकोलॉजिकल, तो जब आप उस घर में रहोगे तो आपको खुद को खुशी मिलेगी, देखो मैंने अपने पैसों से, या मैंने आज मेरे पास घर है, और बहुत से लोगों के पास आज भी घर नहीं है, मेरे पास घर है। तो एक तरीके से आई एम हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल, तो मेरा एक अच्छा घर है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट लो, उससे 3 तरीके के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। पहला बेनिफिट फंक्शनल, दूसरा बेनिफिट सोशल, एंड तीसरा बेनिफिट साइकोलॉजिकल। एक बार जल्दी से, आपको नहीं दिखा होगा, प्रोडक्ट की डेफिनेशन को देखते हैं। तो प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज 3 टर्म्स है। पहली क्या है? बताइए जल्दी से। बंडल ऑफ यूटिलिटीज। बंडल ऑफ यूटिलिटीज। सेकंड क्या है? सोर्स ऑफ satisfaction। और थर्ड क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट टू सैटिस्फाई अ नीड और अ। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? यस सर। अब अभी इसको हम रीड करेंगे, उससे पहले
ब्रॉडली प्रोडक्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बेटा ये टॉपिक हमारे कोर्स में से कट चुका है, पहले ये बहुत बड़ा होता था टॉपिक, कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी वो होती थी मतलब डिमार्केशंस होती थी और इंडस्ट्रियल गुड के अंदर भी डिमार्केशन होती थी। अब हमें ये कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कंज्यूमर गुड और इंडस्ट्रियल गुड की एक एक लाइन की डेफिनेशन करनी है, वो भी सर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे को लगता है कि आपको पता ही होगा, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा, कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, कोई बताएगा कंज्यूमर गुड्स किनको बोला जाता है? सर जो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज होते हैं। नहीं मैम, ये तो देखो, ये तो कंज्यूमर गुड्स कंजम्पशन नहीं, आपने एक वर्ड मिस किया है, डायरेक्टली सोल्ड। आपने सर एक वर्ड मिस किया था जिससे आपकी डेफिनेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट हो गई है। बताइए कौन बताएगा? satisfaction of personal needs। इसका आंसर है consumer goods are those goods which are bought by the final consumer या ultimate consumer for his final consumption। वो फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदे जाते हैं, जैसे पेन पेंसिल हम लेके आए, या ये बॉटल लेके आया, मैं अपने लिए लेके आया, मुझे इसको बेचना नहीं है, मैं अपने लिए लेके आया उसको, तो दिस इज कंज्यूमर गुड। अब बताइए मेरे को कोई बच्चा ये बताइए कि इंडस्ट्रियल गुड कौन से होते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन सर जो रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। बिल्कुल सही आपने बोला, ऐसे गुड्स जिनको यूज करके हम आगे प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं। एक बात बताइए, मैं आपके सामने खड़ा हूं और मेरे हाथ में एक बॉटल है और कुछ चीजें आपको आसपास मेरे दिख रही है, तो इसमें से इधर ही एक इंडस्ट्रियल गुड का एग्जांपल भी है, कोई बता सकते हैं इंडस्ट्रियल गुड क्या है? अभी आपके सामने है ब्लैक बोर्ड। एग्जैक्टली ये जो बोर्ड आपके सामने है ये इंडस्ट्रियल गुड है। इंडस्ट्रियल गुड का मतलब ये मत समझना मशीन सी होती है, बिल्कुल नहीं, ये भी इंडस्ट्रियल गुड है, क्योंकि इसको इस वक्त यूज करके मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, ये मैं बेच नहीं रहा आपको, मैं इस ब्लैक बोर्ड को यूज करके इस वक्त आपको सर्विस दे रहा हूँ। आपने मेरे से पढ़ने के लिए लेक्चर्स के लिए आपने फीस दी है, आई एम यूजिंग दिस टू गिव दैट सर्विस टू यू। तो ये बॉटल जिसको मैं अभी इस वक्त अपने लिए यूज कर रहा हूँ, ये कंज्यूमर गुड हो गया, और ये जो है जिसको यूज करके मैं आपको सर्विसेज दे पा रहा हूँ, ये हमारा क्या हो गया? इंडस्ट्रियल गुड हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। अब एक बार जल्दी से फिर से मार्केटिंग की डेफिनेशन लेते हैं, उसके बाद हम इसको इतना रीड करेंगे अपने नोट्स में से। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप पॉटर, मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ social processes by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of product with value। I'm very happy बच्चों, I'm really very happy कि आपको याद हो गया। Come to page number 7, और 7 पेज पे जब आओगे तो नीचे आपको एक बॉक्स मिलेगा, मिला, जिसमें प्रोडक्ट की डेफिनेशन दे रखी है, मिल गया बच्चों? Yes, 7 पेज पे आइए, प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ, मिला? yes sir। आइए जल्दी से इसके ऊपर का सब कट कर दीजिए, इसके ऊपर का सब कट कर दीजिए। इन कॉमन प्रैक्टिस, द वर्ड प्रोडक्ट, ये सब बेकार है, सिर्फ हमें ये डेफिनेशन याद करनी है इस बॉक्स में। प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड as bundle of utilities or source of satisfaction or anything that can be offered to the market to satisfy a need or a want। फिर से याद करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज 3 चीजें। पहली क्या होती है? बंडल ऑफ यूटिलिटीज। दूसरी क्या होती है? source of satisfaction। तीसरी क्या होती है? anything that can be offered satisfy a need or a want। अब उसके आगे बच्चों आप नीचे पढ़ेंगे, ये एक MC, there are 3 types of benefits that a customer derives from buying a product। ये आप इसके लेफ्ट में लिखिए, important from MCQs में ऐसे आ सकते हैं, which of the following is not a benefit derived from a product। 3 सही होएगा, गलत होएगा, या जो भी है, मतलब इस तरीके से आ सकते हैं। तो वहां पे जहां पे आपका लिखा है ना फंक्शनल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट्स, उसको ऊपर लिखिए MCQs। और उसके आगे देखिए बच्चों, आपके नोट्स में इस तरीके से लिखा है ना, हम 2 प्रोडक्ट्स के बारे में लिखेंगे। ये आपके नोट्स में कुछ इस तरीके से लिखा होगा, बेनिफिट्स के नाम, फंक्शनल, सेकंड हमने लिखा हुआ साइकोलॉजिकल, ठीक है ना, और थर्ड हमने लिखा हुआ है सोशल। आप इसके आगे जो यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखिए, एक आप लिखिए पेन का, और सॉरी एक आप लिखिए कार का, और एक आप लिखिए हाउस। तो कार का जैसे हम लिख रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शनल बेनिफिट ऑफ कार?
Functional benefit of car is transportation. What is the functional benefit of house? Living. ठीक है ना, रेजिडेंस लिख लीजिए. उसके बाद साइकोलॉजिकल बेनिफिट दोनों के सेम होते हैं, तो लिखिए नीड और प्रेस्टीज. प्रेस्टीज मतलब खुद को अच्छा लगता है जब आप अपने घर में रहते हैं, अपनी कार में घूमते हैं. और सोशल के नीचे लिखिए पीयर एक्सेप्टेंस. हाँ जी बेटा, कोई डाउट है किसी को? नो सर. ये जल्दी से लिखिए, सर ये दोनों में कॉमन है. अच्छा हाँ जी बेटा. सर वो लिविंग एक बार समझ नहीं आ रहा बेटा क्या कह रहे हो? साइकोलॉजिकल रिपीट कर दो एक बार. साइकोलॉजिकल का है नीड फॉर प्रेस्टीज. इसका मतलब ये होता है हमारी खुद को अच्छा लगता है हमें जब हम एक अपने घर में रहते हैं. नीड फॉर प्रेस्टीज. ओके सर. और सोशल का पीयर एक्सेप्टेंस भी लिख सकते हैं या सोसाइटी एक्सेप्टेंस भी लिख सकते हैं. पीयर का मतलब सोशल ग्रुप होता है. समझ में आ गया सर? हाँ जी बेटा. सर अगर जैसे आपने मार्कर लिया तो उसमें साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट कैसे होगा? किसमें कौन सा बोलूं? मार्कर. तो मार्कर बेटा, मार्कर तो यही है. आप उसको किससे कंपेयर कर रहे हो? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अच्छी कंपनी का मार्कर ले लीजिए. साइकोलॉजिकल वो ये कि हाँ भैया मैं अच्छे ऐसे ले लीजिए. इसको ऐसे समझा देता हूँ कि मैं एक पेन से पढ़ा हुआ है या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि आई कैन यूज मल्टी कलर मार्कर्स या कुछ इस तरीके से. वो साइकोलॉजिकल हो गया. और सोशल में यही हो सकता है कि ये हमारा टीचर है वो तो चौक से पढ़ाता है, या एक टीचर है आप जिससे पढ़ते हो वो चौक से पढ़ाता है आज भी उस पे ब्लैक बोर्ड पे. दूसरा टीचर उससे पढ़ाता है इससे. तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे? जो आपको अच्छे पेन से पढ़ा रहा है ये. अब मेरा कंपैरिजन आप उससे भी कर सकते हो कि मार्कर के अलावा अब चीजें आ गई है स्मार्ट बोर्ड की. तो अगर अब मैं इसके बाद स्मार्ट बोर्ड ले पाया तो भी मेरे को अच्छा लगेगा कि देखो मैंने मार्कर से भी ऊंची चीज ले ली. तो हर प्रोडक्ट को आप उसकी कैटेगरी से कंपेयर करें. समझ में आई बात? जैसे अभी मैं आपको मल्टी कलर मार्कर से पढ़ा पा रहा हूँ तो ये है कि जी मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ. अलग अलग उससे आई कैन अफोर्ड दीस थिंग्स एंड आई कैन मेक यू स्टडी विद देम. बात करते हैं सोशल की. आप एक और टीचर से पढ़ते हो जो अभी भी आज भी आपको ब्लैक बोर्ड पे विद द हेल्प ऑफ चॉक पढ़ाते हैं. तो आपको अगर आप उसको मेरे से कंपेयर करते हो तो आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल मेरे पढ़ाने का तरीका ज्यादा अच्छा लगता है. तो वहां पे आपका क्या आ गया? सोशल एक्सेप्टेंस. लोग उस टीचर के पास जाना पसंद करते हैं. हो सकता है कि मेरे से अच्छा पढ़ाने वाले भी मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके भी पढ़ाने वाले लोग हो तो ऑब्वियसली आप वहां जाना पसंद करोगे. तो सोसाइटी एक्सेप्टेंस वहां ज्यादा बढ़ जाएगी. समझ में आ रही है बात? एज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस वहां पे सोसाइटी एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी. यस और नो? ओके सर. ठीक है. तो आइए बच्चों ये टॉपिक हमारा समझ में आ गया हमें. तो आइए इसको जल्दी से एक बार रीड करते हैं. ओके देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स हो गया. नेक्स्ट पे लिखा हुआ है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. अगेन उसके ऊपर मार्क करिए जस्ट फॉर 1 मार्कर. ये सिर्फ 1 मार्कर में आ सकता है. वैसे ये टॉपिक कोर्स में से कट चुका मतलब डिटेल में कट चुका. Products may be broadly classified into two categories: consumer products or industrial products. Consumer products which are purchased by the ultimate consumers for satisfying their personal needs and desires are referred as consumer products. For example, soap, edible oil, eatables, etc. तो underline करिए ultimate consumers, underline करिए satisfying their personal needs and desires. Next, industrial products. Industrial products are those products which are used as inputs. Underline करिए inputs in producing other products. So ऐसे products which are used as inputs in producing other products. The examples of such products are raw materials, engines, lubricants. Lubricants ये जो oil होता है ना जो machines वगैरह में डलता है, etc. इतनी बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई? पहले ये बताइए. Yes sir. बताइए. अब यहाँ देखना एक बार. मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूँ. अभी नहीं बनाना आपको अभी नहीं बनाना. ये आपको सारा जब मैं पूरा मार्केटिंग खत्म करा दूंगा उसके बाद एक रिवीजन क्लास करके कि एक दिन में पूरा मार्केटिंग रिवाइज करके तब बनाना है. अभी नहीं बनाना. अभी आप सिर्फ यहाँ देखिए हमारे 4 P's होते हैं मार्केटिंग के. क्या क्या? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ये हमारे 4 P's होते हैं. अब इन चारों पीस के अंदर हमें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं.
तो प्रोडक्ट के अंदर हमें 3 डिसीजन लेने, वो 3 डिसीजन क्या क्या है? हमें उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, हमें उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करनी है, हमें उस प्रोडक्ट की लेबलिंग कैसे करनी है। प्राइस के अंदर हमें सिर्फ एक डिसीजन लेना होता है कि हमें उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, फिक्सेशन ऑफ प्राइस। प्लेस के अंदर हमें 2 डिसीजन लेने होते हैं। सबसे पहला तो डिसीजन हमें लेना होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए खुद अपने हमें खुद बेचना है या हम होलसेलर्स रिटेलर्स की सहायता लेंगे। तो हमारा पहला डिसीजन हो गया रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम अपने गुड्स को विद द हेल्प ऑफ चैनल्स बेचेंगे या खुद बेचेंगे। और दूसरा डिसीजन होता है कि हम अपने गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे कैसे, उसको फिजिकली मूव कैसे कराएंगे, बाय कार, बाय ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होगा हमारा, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे 2 डिसीजंस इधर होते हैं। और फाइनली प्रमोशन में हमारे 4 डिसीजंस होते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन किस प्रमोशनल टूल से करनी है। क्या वो एडवर्टाइजिंग होएगा, क्या वो सेल्स प्रमोशन होएगा, क्या वो पर्सनल सेलिंग होएगा, या फिर वो पर्सनल सेलिंग होएगा, या फिर वो पब्लिक रिलेशंस होगा। तो बेसिकली जो ये मैंने आपके सामने लिखा है, these are the decisions under each element of marketing। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट का पहला डिसीजन अंडर प्रोडक्ट which is known as branding। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट पी ऑफ मार्केटिंग है, इस पी ऑफ मार्केटिंग या इस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग के अंदर हम अपना पहला डिसीजन पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज ब्रांडिंग और ब्रांडिंग की और क्या चीजें हम पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? यस। ओके, तो अब मेरा सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक टीवी बनाया, मतलब हमारी हम सब की एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग का हमारा बिजनेस है। तो एक बात बताइए कि हमें टीवी बेचना चाहिए टीवी के नाम से ही, कि हमारा जो बस एक टीवी है हमें ऐसे बेचना चाहिए कि टीवी, या हमें देखना चाहिए मतलब रॉक, कुछ हमारा ब्रांड नेम होना चाहिए कि रॉक ब्रांड नेम होना चाहिए सर हमारा, कुछ भी बड़ा अच्छा सा ब्रांड नेम ब्रांड सोच नेम लेंगे। होना चाहिए। ब्रांड नेम होना चाहिए। नहीं, क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको, आपने बोल तो दिया कि सर हमारा ब्रांड नेम होना चाहिए, लेकिन हमारा अब सवाल उठता है क्यों भाई टीवी लगा के बेच दो ना, टीवी से क्या दिक्कत है, टीवी तो टीवी है। सर अट्रैक्टिव नहीं लगेगा वो लोगों को। क्यों, टीवी में तो कुछ नहीं है भाई, टीवी में तो नाम से लो ना अट्रैक्टिवनेस है, मतलब नाम से तो क्या है बताइए। देखिए बच्चों, वैसे आपने बिल्कुल सही बोला, अब आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी जैसे टीवी मैंने बोला या मैंने बोला फोन, ये जो है इसको कहा जाता है, ये पहले तो हमारा टॉपिक है ब्रांड, इसको कहा जाता है जेनरिक नेम। जेनरिक नेम, ठीक है जी, इसको कहा जाता है जेनरिक नेम। और जब इसके आगे लग जाता है सोनी या एप्पल, आईफोन, ये चीजें लग जाती है, तो ये बन जाता है ब्रांड नेम। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस। और ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग आप लोगों ने ये बताया कि इससे अट्रैक्टिव होता है, वो सब अभी हम देखेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि ब्रांडिंग क्या होता है, तो ब्रांडिंग इसी को कहा जाता है। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ यूनिक नेम। वो नाम भी हो सकता है, वो साइन भी हो सकता है, जैसे वो एप्पल का साइन है ना। सॉरी मेरी थोड़ी ड्राइंग को आप इस तरीके से ऐसे ही कुछ है ना यार, छोड़ो मैं बनाएंगे ना, ठीक है, जो भी है वो आप समझ गए ना। तो एप्पल का जो एक कटआउट सा डिजाइन है, वो यूनिक नेम भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, वो सिंबल भी हो सकता है। ये सही बनाया मैंने ऑडी का? नहीं सर, नहीं सर, ये भी गलत है। अच्छा चलो छोड़ो, ऐसे होता है ना ये। अब से ये ऑडी का बन गया, यस तो सर। सही है। और ये रीबॉक का होता है ना ये, तो ये ऐसा कुछ, तो ये साइन सिंबल एडिडास होता है, उल्टा बन गया ये, वो भी अब अच्छा ठीक है, तुम्हें समझ आ गई ना बात बस। तो ये जो है ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ नेम नहीं होता, वो साइन भी हो सकता है, वो सिंबल भी हो सकता है, वो कोई अल्फाबेट भी हो सकता है। जैसे मारुति का सुजुकी है, जैसे आपको पता ही है, वो सुजुकी में वो बेसिकली एस लिखा होता है, या हुंडई में वो एच सा लिखा होता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, जिससे कि जिसको देख के या सुन के हम ये पता बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है। दैट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या हुआ? ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ यूनिक नेम, साइन, सिंबल, लेटर
or color to a product or service that helps in distinguishing the product of one firm from the another. मतलब एक अपने कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से अलग करने के लिए ब्रांडिंग यूज की जाती है. अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपके सामने 4 लैपटॉप्स रख रहा हूं, ठीक है, 4 लैपटॉप्स खोल के रख रहा हूं, मतलब आपको यहाँ से बैक पोर्शन दिख रहा है, सारे ब्लैक कलर के हैं और किसी के ऊपर लोगो नहीं लगा हुआ. मेरी बात को समझना, मैंने आपके सामने 4 लैपटॉप रख दिए, ऐसे आपके सामने 4 लैपटॉप्स है, मतलब आपके साथ ये बैक है आपके सामने, ठीक है, और चारों लैपटॉप ब्लैक कलर के है, किसी के ऊपर लोगो नहीं लगा, डेल का, लिनोवो का या सोनी वायो का या कोई लोगो नहीं. तो मेरा सवाल आपसे, क्या आप देख के बता दोगे कि कौन सा पीछे से दूर से विद वो 1 आर्म डिस्टेंस 6 फीट? नहीं सर, नहीं बता. लेकिन अगर मैं उसको लोगो लगा दूं डेल का, लिनोवो का, सोनी का और जो भी एचपी का, तो आप देख के बता दोगे? तो बेसिकली लोगो लगाने से या उस पर नाम लिखने से बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से. और ये बहुत जरूरी होता है जब आप एक क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं. देखो आज भी बहुत सी ऐसी कंपनियां, देखो बच्चों, आप सबके पास फोन है, मेरे पास फोन है, ठीक है, हमारे पास मेरे पास एप्पल का आईफोन है, आपके पास हो सकता है और हो. लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी कंपनीज है, चाइनीज, जो कि फोन को फोन के नाम से बेच रहे हैं. आपने अगर आप व्यापार मार्केट में देखा हो, बहुत से मोबाइल फोन के ऊपर पता क्या लिखा होता है? फोन ही लिखा होता है और वो बिक रहे हैं. और ठीक है, आज भी बहुत ऐसे लोग हैं, पॉपुलेशन है जो महंगा फोन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको आज भी 500, 600, 700, 1000 रुपए का फोन चाहिए. और ऐसे फोन आते हैं जो अच्छा चल भी रहे हैं, 500, 1000 रुपए के, ना कोई कंपनी दिखी है, फोन लिखा हुआ है, मोबाइल के ऊपर मोबाइल लिखा हुआ है और वो बिक रहे हैं. तो बेसिकली वो लोग क्वालिटी डिलीवर नहीं करे. अगर मैं कुछ चीज बनाता हूँ, मान लो मैंने एक नया लैपटॉप बनाया और मेरे को सिर्फ मार्केट में बेचना है, मुझे मतलब नहीं है कि बहुत ब्रांड मेरा बड़ा नाम बने, तो मैं उसको लैपटॉप के नाम से बेच सकता हूँ. क्योंकि आज भी लोग हैं जिनको एक बहुत ही सस्ता सा लैपटॉप चाहिए सिर्फ कुछ अपना छोटे मोटे काम के लिए, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. तो आज भी ऐसे बहुत सी लैपटॉप्स वगैरह है, चीजें है जिनका कोई ब्रांड नेम नहीं. लेकिन हाँ, जब आप क्वालिटी दे रहे हो, जब मैं क्वालिटी डिलीवर कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं मैं अपने नाम को डिस्टिंग्विश करूं और लोगों को मतलब लोगों को लिए वो एक स्टेटस सिंबल बन जाए. मतलब ब्रांडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. जब आप एक मिनट, जिसके लिए आवाज आ रही है प्लीज बच्चे उसको माइक को ऑफ कर लीजिए. ओके, तो हाँ, ब्रांडिंग का मतलब, ब्रांडिंग की जरूरत कब पड़ती है? जब आप एक क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं. तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होगा? ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ यूनिक नेम और अ साइन और अ सिंबल और अ कलर और एनीथिंग दैट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर. इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ओके बच्चों, आइए जल्दी से एक बार कम टू पेज नंबर 8. हम वैसे तो एक बॉक्स में ब्रांडिंग की डेफिनेशन लिखी है, आपको याद भी यही करनी है, बट जैसे मैंने कहा एमसीक्यूज में आपके कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम ऊपर का भी ये पढ़ेंगे, ये एमसीक्यूज के लिए पढ़ेंगे. डेफिनेशन ये बॉक्स वाली है, तो आइए पढ़ते हैं. A marketer has to decide whether the firm product will be marketed under a generic name or a brand name. Generic name, ये मार्क करिए, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. Generic name refers to the name of the whole class of the product. Example, a book, a wristwatch. जैसे बच्चों wristwatch है, wristwatch को वॉच लिख के भी बेच सकते हो. अब इसके ऊपर फॉसिल या गेस लिख के बेच दोगे तो वो ब्रांड नेम बन जाएगा. तो wristwatch, टायर को टायर भी लिख के बेच सकते हो, या एमआरएफ टायर या जो भी और आते हैं उसके वो लिख के बेच दोगे तो ब्रांड नेम बन जाएगा. कैमरा आपको पता है, निकॉन, सोनी वगैरह. टॉयलेट सोप एक्सेट्रा. If products were sold by the generic name, it would be very difficult for the marketeers to differentiate their products from that of the competitors. Thus most marketers give a name to their product which helps in identify. अब आइए इसके डेफिनेशन को मार्क करिए. This process of giving a name or a sign or a symbol etc. to a product is called as brand. तो यही जो प्रोसेस है जिससे हम अपना एक नाम दे पाते हैं या उसको एक यूनिक सिंबल दे पाते हैं, दैट इज ब्रांड. देखो फिर से डेफिनेशन बोलेंगे, ब्रांडिंग की नहीं, मार्केटिंग की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप मार्केटिंग की डेफिनेशन बोल रहे हो. तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ social process. Marketing can be defined as a social process by which individuals obtain what they need to want, and through creating, offering, by and freely creating, exchanging offering and services of value by with which individual and products and services of value with creating others. एक बार प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं. प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन होती है? प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज 3 चीजें दी. क्या थी? पहली bundle of utility. दूसरी
source of तीसरा, anything that can be offered that can to the market to satisfy a or a need or a want. want. मुझे बताइए 3 तरीके के बेनिफिट्स कौन से होते हैं? पहला बेनिफिट कौन सा होता है? functional benefit, फंक्शनल, दूसरा psychological, सोशल एंड तीसरा साइकोलॉजिकल बेनिफिट। अब हम आते हैं ब्रांडिंग की डेफिनेशन में। ब्रांडिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ यूनिक नेम, साइन, सिंबल और एनीथिंग दैट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग द प्रोडक्ट ऑफ वन फ्रॉम द अदर। तो बच्चों याद करिए, डेफिनेशन याद हो गई? yes sir। अब उसके नीचे हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोला गया है वेरियस टर्म्स रिलेटिंग टू ब्रांडिंग। इसके लेफ्ट में लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ये चारों एमसीक्यूज के, ये चारों ना 1 मार्कर्स क्वेश्चंस है। व्हाट इज अ ब्रांड, व्हाट इज अ ब्रांड नेम, व्हाट इज अ ब्रांड मार्क एंड व्हाट इज ट्रेडमार्क। तो आइए जल्दी से बात यहां देखते हैं, एक बार बोर्ड पे देखिएगा। व्हाट इज अ ब्रांड, व्हाट इज अ ब्रांड नेम, व्हाट इज अ ब्रांड मार्क एंड व्हाट इज अ ट्रेडमार्क। तो बच्चों ब्रांड जो होता है ना, ब्रांड वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म का मतलब क्या? वो एक बहुत बड़ी चीज है। उसके 2 एलिमेंट्स होते हैं, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम का मतलब क्या हुआ? ब्रांड नेम का मतलब हुआ वो पार्ट ऑफ द ब्रांड, ब्रांड का वो हिस्सा जिसको बोला जा सकता है, जैसे कि सैमसंग, जैसे कि कोई भी ले लीजिए लेस। तो ये हो गया हमारे ब्रांड नेम। अगर हम बात करते हैं ब्रांड मार्क की, तो दैट इज दैट कंपोनेंट ऑफ ब्रांड। वो ब्रांड का वो हिस्सा है जिसको बोला तो नहीं जा सकता, व्हिच इज नॉट वर्बल, व्हिच इज नॉट अटरेबल, हाँ, लेकिन जिसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है। जैसे मैंने अभी बनाया था आपके सामने, ये ऑडी बनाया था और वो एप्पल का जो कटआउट लोगो है वो, तो दैट इज ब्रांड मार्क व्हिच इज नॉट अटरेबल but yes which helps in identification of the brand। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन उठता है, चलो सर ब्रांड नेम भी समझ में आ गया that it is a verbal component, ब्रांड मार्क भी समझ आ गया that it is non verbal, और ये भी समझ आ गया कि इन दोनों के मिक्सचर को ब्रांड कहा जाता है, it is comprehensive। सर एक बात बताओ कि ट्रेडमार्क क्या है? भाई ट्रेडमार्क नहीं समझ आया सर अभी, कोई बताएगा बच्चों ट्रेडमार्क क्या होता है? What is a trademark? कोई बताना चाहेगा? So legal protection, कॉपीराइट के लिए। कॉपीराइट कह सकते हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक। तो एक बात बताओ, अगर जैसे ट्रेडमार्क है तो क्या आप सिर्फ अपने मार्क को कॉपीराइट करा सकते हो या नाम को भी कॉपीराइट करा सकते हो? तो दोनों को। दोनों को। ट्रेडमार्क, पहले कॉपीराइट वर्ड आप गलत बोल रहे हो, बोलना सही चाहते हो लेकिन वर्ड गलत है। आप कॉपीराइट की जगह बोलो रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड बोलिए। जब आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा देते हो, ब्रांड में आपका नेम भी आ गया, मार्क भी आ गया। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड मार्क। जब आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करा देते हो, वो नेम भी हो सकता है, मार्क भी हो सकता है, तो आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं। आपको किस चीज के एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं? आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं उस नाम को यूज करने के उस प्रोडक्ट पे उस कंट्री में। जैसे कि एप्पल वालों ने आईफोन नाम को रजिस्टर करवा रखा है। अब कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कोई नया फोन निकाल के उसके पीछे आईफोन लगा के नहीं बेच सकता अनलेस एंड अनटिल वो एप्पल से परमिशन ले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ रिलायंस जियो जो है, उसने जियो का जो नाम है उसको रजिस्टर करवा दिया है। तो अगर कोई भी बंदा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज या ब्रॉडबैंड सर्विसेज का बिजनेस करना चाहता है तो वो उसके आगे जियो का नाम नहीं लगा सकता अनलेस एंड अनटिल इट टेक्स परमिशन फ्रॉम रिलायंस। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसका ये मतलब नहीं है कि जियो वर्ड अब दुनिया में कोई यूज नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी एक स्टेशनरी ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ, स्टेशनरी ब्रांड जिसमें मैं रजिस्टर्स, पेन, पेंसिल निकालना चाहता हूँ और उसका नाम मैं जियो रखता हूँ, तो मुझे किसी से परमिशन नहीं देनी, क्योंकि जियो वर्ड जो है वो रिलायंस ने रजिस्टर करवा रखा है फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। दैट डज नॉट मीन कि ये वर्ड अब डिक्शनरी से हट गया है, अभी रिलायंस का हो गया। नो, रिलायंस ने उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए रजिस्टर करवा रखा है। हाँ, उस प्रोडक्ट पे मैं उससे बिना पूछे उसको यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं जियो को कोई नए प्रोडक्ट पे जिसमें अभी रिलायंस ने उसको रजिस्टर नहीं करवाया मैं यूज कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे आप अपने नेम को रजिस्टर करवाए, चाहे आप अपने मार्क को रजिस्टर करवाए, वो आपका ट्रेडमार्क बन जाता है। और आप लोग तो अच्छे हो सकते हैं, आप लोग तो वो कौन सा रजिस्टर आते हैं बड़े वाले क्लासमेट, आप तो वही रजिस्टर यूज करते होंगे। तो वहां पे आपने देखा होगा कभी कभी सिंबल के साथ ना दो चीजें लिखी होती है, सिंबल भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है।
उसके आगे एक ऐसे लिखा होता है, आर लिखा होता है ऐसा, या फिर लिखा होता है टीएम, टीएम लिखा होता है। ये दोनों का चीजों का मतलब एक है। आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड और टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नाम है, क्लासमेट है या जो भी है, वो हमने रजिस्टर करवा रखा है अपने स्टेशनरी के लिए। एक मिनट बच्चे, एक सेकंड रुको। इसीलिए जो दूसरी कंपनी है वो क्लास टाइम, स्कूल मेट, स्कूल टाइम ऐसे नाम निकालती है, उसको क्लासमेट के नाम से वो नहीं निकाल सकती। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, मैं आपके पॉइंट पर आ रहा हूँ, आपका डाउट ले रहा हूँ। कॉपीराइट एक बच्चे ने बोला था, तो कॉपीराइट मैंने उसको क्यों गलत बोला, क्योंकि कॉपीराइट सिर्फ और सिर्फ बुक्स में होता है। अगर मैंने कोई बुक लिख दी और मैंने उसको कॉपीराइट करवा दिया, तब हम कॉपीराइट वर्ड यूज करते हैं कि हमने एक बुक लिखी और उसको कॉपीराइट करवा दिया। दैट मींस, हाँ बच्चे एक मिनट ले रहा हूं आपके डाउट, दैट मींस कि दैट मींस कि और कोई इसको यूज नहीं कर सकता बिना ऑथर की परमिशन से, इसलिए वो कॉपीराइट वर्ड यहाँ सही नहीं था, यहाँ वर्ड रजिस्टर होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? एक बच्चे का डाउट है, उसके अलावा सबको समझ में आ गया? यस सर। किसी को और डाउट? जिसको डाउट है एक बच्चे को था वो पूछे। बच्चे क्या पूछ रहे थे आप? एक बच्चे का डाउट था बीच में, उसने अभी हैंड भी रेज किया था। किसी का डाउट है अगर इस टॉपिक पे, तो वो मुझसे, अगर नहीं अभी आवाज नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप। ओके चलिए बच्चों, अब इन चारों टर्म्स को हम एक बार पढ़ते हैं। ये चारों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो जल्दी से आइए। ब्रांड, ब्रांड इज अ नेम, टर्म, sign or symbol or design or some combination of them used to identify the product of one firm and to differentiate them from those of the competitors. Some of the common brands are Bata, जिसके शूज आते हैं, Lifebuoy जिसका साबुन आता है, Parker जिसका पेन आता है, etc. Brand is a comprehensive term which has two components, brand name and brand mark. मार्क करिए इसको। ये अगेन वन मार्क का क्वेश्चन which is not a component of brand। तो हो सकता है दो चाहिए हो, मतलब इस एमसीक्यू के लिए इसको यूज कर सकते हैं कि एक ब्रांड नेम हो, एक ब्रांड मार्क हो, और हो सकता है कि नन ऑफ द अबव, वन ऑफ द, ऐसा कुछ इस तरीके से दो और ऑप्शंस। ओके तो फॉर एग्जांपल बेटा, लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगा, ये एग्जांपल्स बड़े गंदे दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी पे। फॉर एग्जांपल, एशियन पेंट्स हैज द सिंबल ऑफ गट्टू ऑन इट्स बैक व्हिच इज इट्स ब्रांड मार्क। कोई मुझे बता सकता है, ये मेरे को पता है, मैंने पता लगाया है, कोई मुझे बता सकता है कि एशियन पेंट्स पे गट्टू कौन है? गट्टू, एशियन पेंट्स का जो डब्बा आता है उसमें गट्टू कौन है? तो ये बहुत ही गंदा एग्जांपल है, लेकिन हाँ आपके एनसीईआरटी पे ये एग्जांपल चल रहा है। अगर आपने कभी एशियन पेंट्स की जो वो आती है ना, बकेट आती है पेंट की, उसको उठा के देखा हो, तो उसके ऊपर एक बच्चा बना हुआ है जिसका हाथ में पेंट ब्रश है, उसका नाम गट्टू। अब ये कौन सोच सकता है दुनिया में भाई, लेकिन आप गूगल पे जाके देख, गट्टू टाइप होगा ना, गट्टू ऑफ एशियन ब्रांड मार्क है ना सर, ब्रांड वो सिंबल आ जाएगा। तो बेसिकली इससे बहुत अच्छे सिंबल्स है, आप याद कर सकते हैं द 4 रिंग्स ऑफ ऑडी, या आप लिख सकते हैं द 3 स्ट्राइप्स ऑफ एडिडास, जो भी इजी है वो लिख दीजिए। एशियन पेंट्स गट्टू बहुत गंदा एग्जांपल। चलिए आइए आगे चलते हैं। ब्रांड नेम, इट इज दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड व्हिच कैन बी स्पोकन, जिसको हम बोल सकते हैं, इज कॉल्ड ब्रांड नेम। अंडरलाइन करिए, स्पोकन, वर्बल। In other words, brand name is the verbal component of the brand. For example, Asian Paints, Uncle Chips, etc. Brand mark, that part of the brand which can be recognized but which is not utterable, जिसको देख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, it's called brand mark. It appears in the form of symbol, design, etc. देखो बच्चों, अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो गट्टू, अरे वो नाम तो हमने रख दिया ना उसका, वैसे थोड़ी ना कुछ उसको बोल सकते हो कि वो गट्टू है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो मार्क है, कोई निशान है उसका, हमने नाम बना दिया उसको गट्टू। अब आप बोलोगे सर डेविल ऑफ ओनिडा, अगेन एक ओनिडा तो ब्रांड भी खत्म हो गया है, बट थोड़ा बहुत चलता है। तो ओनिडा नाम का पहले ब्रांड होता था जिसका मैस्कॉट या जिसका सिंबल होता था डेविल होता था, डेविल भूत होता था। अब अगेन इसको गूगल पे सर्च करना मिल जाएगा, बहुत गंदे एग्जांपल्स है बेटा, ये थोड़ा समझना। एलआईसी का सिंबल देखा है ना आपने, मैं यहाँ बनाता हूँ आपको, थोड़ा हंसना मत क्योंकि मेरी जरा ऐसी ड्राइंग्स है जरा। ये है एलआईसी का सिंबल, कुछ समझ में आ रहा है? ये दिया है और ये दिए के हाथ में पकड़ रखा है, तो ये जो एलआईसी का सिंबल है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, उसका ये जो सिंबल है इसको योग क्षमा कहते हैं, योग क्षमा। अगेन हमने दिया ये नाम, बेसिकली वो सिंबल है, आप सिंबल को देख के बोल सकते हो कि ये एलआईसी का एक एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, दैट इज योग क्षमा ऑफ एलआईसी। बट बेसिकली हम इतने सिंबल बना नहीं सकते ना, इसलिए लिख दिया, उनके नाम लिख लिए, गट्टू ऑफ
एशियन पेंट्स, ये क्या ओनिडा का वो डेविल और ये योग क्षमा ऑफ LIC। तो बेसिकली सिंबल्स की बात हो रही है। योग क्षमा ऑफ LIC, दिस इज द योग क्षमा सिंबल, आर ऑल ब्रांड मार्क्स। ट्रेडमार्क की बात करें तो अ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन, देखिए क्या वर्ड यूज हुआ है, अ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। जहां पे ब्रांड लिखा है ना बेटा अ ब्रांड, वहीं पे जैसे ट्रेडमार्क की डेफिनेशन में जहां लिखा है ना अ ब्रांड, वहीं पे लिख लीजिए बोथ ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। बोथ ब्रांड नेम भी है वो और ब्रांड मार्क भी हो सकता है। आपको कंफ्यूज ट्रेडमार्क से ये नहीं होना कि सिर्फ मार्क ही हो सकता है, वो बोथ ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। A brand that is given legal protection against its use by other firms is called trademark. Thus, the firm which gets its brands registered gets the exclusive right. उसको exclusive right मिल जाता है for its use. In that case, no other firm can use such name or mark in the country. In that case, no other firm can use such name or mark in the country. Okay, बच्चों समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. हाँ जी बच्चे समझ में आ गया? Yes, sir. आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे को बच्चों ये देखना है कि शायद आपको ना पता हो, आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। अगर आप में से कोई क्रिएटिव पर्सन है तो वो एक इस फील्ड में भी जा सकता है जिसको हम एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग की फील्ड कहते हैं। आपको पता है जो सिंबल्स होते हैं जैसे महिंद्रा का M है या जो बड़े बड़े सिंबल्स है, पेप्सी का जो वो सिंबल है, जो इस तरीके का पेप्सी का कुछ सिंबल है ना, एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं ऐसा पता है बट ऐसा कुछ सिंबल्स है। ये सिंबल्स जिन फर्म्स ने डिजाइन किया, जिन मार्केटिंग फर्म्स ने सिंबल डिजाइन किया है, उन्होंने सिर्फ एक गोला बनाने के, जैसे आपके लिए हमारे लिए सिर्फ गोला है, तो उसके लिए कई मिलियंस ऑफ फीस चार्ज किए। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये आपकी पहचान है, ये आपकी आइडेंटिटी बनने वाली है। पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट जब आप करोगे तो अगर पेप्सी का ये जो सिंबल है ये इतना फेमस हो जाएगा कि लोग आपको पेप्सी बोलने की जरूरत नहीं, जहां सिंबल दिखेगा लोगों को समझ आ जाएगा यहाँ पेप्सी की बात हो रही है। तो जो ये फर्म्स है ये बहुत ज्यादा मनी देती है अपने यूनिक नेम को चूज करने के लिए, अपने यूनिक सिंबल को चूज करने के लिए, बनवाने के लिए। और हो सकता है बहुत लोगों के पास वो दिमाग ना हो कि वो अपना सिंबल खुद बना सके, तो मार्केटिंग फर्म्स को चूज किया जाता है जो आपके लिए सिंबल डिजाइन करती है। सिर्फ उनका काम होता है आपके ब्रांड को एक नाम देना या मार्क देना। तो अब सवाल उठता है कि भाई क्यों इतनी पागलपंतियां कर रहे हैं बिजनेसमैन कि करोड़ों रुपए लगा रहे हैं सिर्फ अपने नाम को चूज करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। क्या ऐसा उससे लड्डू मिल रहे हैं टू द मार्केटियर? पहले तो देख रहे हैं कि बिजनेसमैन को क्या फायदा मिल रहा है और फिर देखेंगे कि आपको और मेरे को, हम भी तो वो गफारे में जाके मोबाइल फोन ले सकते हैं 500-600 रुपए का और उसके फीचर्स भी सारे होते हैं उसमें, तो हम क्यों नहीं ले रहे हो? हमें क्या फायदा मिल रहा है एज अ कस्टमर ब्रांडेड एप्पल के फोन, सैमसंग के फोन, वन प्लस के फोन लेके? ऐसा हमें क्या मिल रहा है? तो अब हमें एक क्वेश्चन करना है टू पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है और दूसरा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि एडवांटेजेस क्या है ब्रांडिंग की। बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये कुछ ना मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। ऐसा 3 ही क्वेश्चन है पूरी बुक में, दोनों बुक्स को मिला के 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे हम एक टॉपिक को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना ब्रांडिंग के एडवांटेजेस, मार्केटियर, कस्टमर, ऐसा ही नेक्स्ट जो चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस, बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर, 2। और ऐसे ही हम पढ़ेंगे एक लास्ट चैप्टर स्टाफिंग है आपके फर्स्ट बुक में, जिसमें एक टॉपिक आता है ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज, बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज एंड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है आपको मतलब पेपर में और ऐसा होता है कि राइट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस एंड दिस, तो आपको एक और हिंट मिल गया कि आपके 12 में से वो आंसर 3 ही चैप्टर में है। बेटा ये थोड़ी स्मार्ट स्टडिंग होती है कि ये ऐसे जो हमारा टॉपिक्स है, जो एक टॉपिक को हमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है, पूरी बुक में दोनों बुक्स में मिला के सिर्फ 3 ही टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रांडिंग का फायदा मार्केटियर को क्या क्या मिलता है, व्हाई मार्केटियर्स आर पेइंग सो मच ऑफ अटेंशन, जो उसको इतना पैसा दे रहे हैं, वो लगा रहे हैं सिर्फ अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो पहले आप आइए पेज नंबर 9 पे और सिर्फ हेडिंग्स की बात करेंगे, सिर्फ हेडिंग्स की। सबसे पहले वो बोल रहे हैं enables making product differentiation, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपका ब्रांड मार्केट में एस्टैब्लिश हो जाता है तो आपको अपने प्रोडक्ट को, जैसे मैंने कहा था ना कि 4 लैपटॉप आपके सामने रखे हैं, तो उसको देख के कोई नहीं बता सकता कि ये सैमसंग का है, लिनोवो का, किसका है। लेकिन अगर आपने अपना लोगो या अपना नाम उसके ऊपर प्रिंट कर दिया तो दूसरे कोई भी देख के बता देगा। तो फर्स्ट फायदा क्या हो गया कि आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से क्या कर पा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से
डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स। मतलब आप अपने ब्रांड के जो लोगो है या जो उसका साइन है उसको यूज करके आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। देखिए बच्चों एक बात देखिए, आपको पता ही होगा एप्पल वाला जो आईफोन है वो तो आईफोन का जो मतलब एप्पल तो कहीं पे लिखता ही नहीं है, वो अपना लोगो ही लगाता है, जो उसका लोगो है कटआउट है जो उसका वो ही लगाता है। तो आप जब ट्रेड फेयर्स में जाते हो या बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं, जो हाइपर मार्केट्स होती है, सुपर मार्केट्स होते हैं, वहां कहीं कहीं बैनर्स लगे हुए होते हैं और उन बैनर्स में नाम पूरा नहीं लिखा होता, सिर्फ उनका सिंबल लगे हुए होते हैं और हमें पता चल जाता है कि भैया ये यहाँ पे इसकी बात हो रही है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। मतलब हम उसको एक सेकंड, हम उनको सिंबल्स को देख के ही हम पता लगा लेते हैं कि इसकी बात हो रही है। मान लीजिए न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं, पूरा न्यूज़पेपर में ब्लैक कलर का पेज है, व्हाइट कलर का पेज है और उसमें ब्लैक कलर का छोटा सा कटआउट है एप्पल का, या वो सॉरी सिंबल है, और नीचे लिखा हुआ अभी नया आईफोन का है ना, आईफोन SE लॉन्च। तो कितना इंपैक्टफुल एडवर्टाइजमेंट पड़ेगा अगर यार उसकी जगह वो लिखते एप्पल लिखते पूरा, बट उसने अपने उसकी जगह एक सिंबल लिखा, सिंबल प्रिंट हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है आईफोन SE लॉन्च। तो वोडाफोन का जैसे वो ड्रॉप एक रेड कलर का जो सिंबल है, मान लीजिए एक पेज पे रेड कलर का सिंबल और नीचे लिख दिया न्यू प्लान्स लॉन्च फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छी एक इम्पैक्ट पड़ता है, आपको बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग हो पाती है अपने सिंबल से एक्सेट्रा। आप दुकानों पे जाते हो वहां पे भी कटआउट्स वगैरह लगे होते हैं, बैनर्स लगे हुए होते हैं, तो उनपे कोई पूरे नाम नहीं लिखे होते, सिंबल्स वगैरह ब्रांड नेम ब्रांड मार्क ही रिलेटेड होते हैं। तो आइए सेकंड वो कह रहे हैं कि हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। तीसरा वो कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा ये बात तो मैं मानता हूँ, दो आई एम माई सेल्फ अ यूजर ऑफ एप्पल आईफोन, बट मैं मानता हूँ कि एप्पल का आईफोन ओवर प्राइस्ड है। जैसे लोग अपनी किडनियां बेच देते हैं ऐसा है, हालांकि उतना भी नहीं, बट हाँ ओवर प्राइस्ड है। सेम फीचर्स मिल जाते हैं आपको, हो सकता है डिबेटेबल टॉपिक हो, बट हाँ सेम फीचर्स मिल जाते हैं आपको इससे कम प्राइस में और ब्रांड्स के। लेकिन तब भी एप्पल के मतलब एप्पल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने फोनों को लाख रुपए का चार्ज कर रहा है। क्यों ऐसा कर पा रहा है? क्योंकि एप्पल ने अपना नाम एस्टैब्लिश कर दिया है मार्केट में, और लोगों के मतलब उसने ये बात एस्टैब्लिश कर दी है मार्केट में कि मेरा जो एक चीज है वो बहुत क्वालिटी की चीज है, वो बहुत एक क्लास की चीज है, और हाँ लोग उसके लिए पैसा देने के लिए माइंड नहीं करते, क्योंकि वो एप्पल से बहुत ज्यादा वो अटैच हो चुके हैं। तो अगर आपका नेम सक्सेसफुल हो जाता है मार्केट में, तो पीपल डू नॉट माइंड पेइंग अ हायर प्राइस फॉर द कमोडिटी। तो अगर आप अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर लेते हो तो आप उसके लिए ज्यादा प्राइस भी ले सकते हैं, डिफरेंशियल प्राइस। एंड लास्ट पॉइंट वो क्या कह रहे हैं, लास्ट पॉइंट वो कह रहे हैं कि जैसे एप्पल की ही बात करें, एप्पल ने सबसे पहले, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़े सा मेरे ना आसपास काम चल रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एप्पल ने सबसे पहले क्या लॉन्च किया था? कंप्यूटर। उसके बाद उसका आया था आईपॉड। अगर आपको शायद आप लोगों में से किसी के पास हो भी आईपॉड, उसका एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस, पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर, मतलब वो ना लोग बोस्ट करते थे ऐसे उसको रख के, उससे इतना उसको फेम मिला एप्पल को कि उसके बाद उसने आईपैड निकाला, वो भी हिट हो गया, उसने और भी एक दो प्रोडक्ट मैकबुक वगैरह निकाली, वो भी हिट हो गई। आईफोन तक जब वो पहुंचा तो उसको मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी मार्केट पहले से ही एस्टैब्लिश थी। मैं इसको अपने एग्जांपल समझा। मान लीजिए आज आप मेरे से बीएसटी पढ़ते हो, मैं इससे बहुत ज्यादा सैटिस्फाइड हूं, आप मेरे से बहुत खुश हो, तो जितनी मेहनत मैंने बीएसटी सब्जेक्ट को अपने फेमस करने में लगाई है, उतनी मेहनत मुझे अपने ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में पढ़ाता हूं, आप लोगों को शायद पता ही हो, आपने मुझे देखा होगा इंस्टीट्यूट में, मुझे अपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स को फेमस करने में नहीं लगेगी, क्योंकि जब मेरा एक सब्जेक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है मार्केट में कि बीएसटी अच्छा है, राहुल सर बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, तो आप लोग माइंड नहीं, आप लोगों को कोई मन में डाउट नहीं होगा कि हमें ये सब्जेक्ट भी अगर राहुल सर पढ़ाया तो कोई दिक्कत होगी। तो बेसिकली इट हेल्प्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। आप न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाते हैं सेम ब्रांड के नेम के अंदर। तो हमने क्या लिखा? इट गिव्स, बस अब जल्दी से खत्म करेंगे क्लास को, 5-10 मिनट्स दे दीजिए इसको। ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। तो बच्चों इसका स्लैंग लिखिए, छोटा सा स्लैंग है, बिल्कुल ही छोटा सा, चारों का फर्स्ट अल्फाबेट को मार्क करके स्लैंग बन गया हीड। हीड का मतलब आपको पता ही है, जो आप लोग नहीं करते हो, टू पे अटेंशन, तो हीड बन गया। तो देखिए बच्चों, एच से क्या हो गया? इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स। ई से क्या हो गया? एनेबल्स ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ई से ही क्या हो गया? एनेबल्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और डी से क्या हो गया? डिफरेंशियल प्राइसिंग। ओके बच्चों, तो आप जल्दी से स्लैंग लिखिए, नोट्स में ही लेफ्ट में लिखिए। जो बच्चे नए आए हैं मैं उनको बता देता हूँ बच्चों, स्लैंग जो स्लैंग में जो भी वर्ड हम कैपिटल में लिखते हैं वो हम यूज करते हैं, और जो वर्ड हम स्मॉल में लिखते हैं, जैसे तो इसमें स्मॉल में कुछ नहीं लिखा, वो हम सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखते हैं।
तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कैपिटल में चारों वर्ड्स, इसलिए हीड। लिख लिया बच्चों सबने? ओके, आइए जल्दी से एक बार रीड करते हैं इसको। पहला, enables making product differentiation. Branding helps a firm in distinguishing its products from that of the competitors. बच्चों मार्केटिंग चैप्टर में ये भी बहुत अच्छी चीज है, कंटेंट है ही नहीं, आप सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान दीजिए, कंटेंट तो एक एक लाइन का ही, ठीक है ना। नेक्स्ट, helps in advertising and display programs. A brand helps a firm in advertising and display programs. Third, differentializing branding enables a firm to charge higher price for its products than its competitors, because if customers like a brand and become habitual of it, they do not mind paying a higher price for it. And lastly, ease in introduction of new products. If a new product is introduced under a known brand, it is likely to get off to an excellent start. तो अगर आपको पहले से ब्रांड एस्टैब्लिश हो चुका है, आप उसी ब्रांड नेम में नया प्रोडक्ट निकालते हो, तो आपको एक्सीलेंट स्टार्ट मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, Samsung extended the brand name to its televisions, washing machines, microwave ovens, etc. बच्चों इतनी बात समझ में आई? हाँ जी बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. सर क्लास कितनी देर की हो रहा है? क्लास को तो यहीं रोकेंगे, लेकिन रुक जाइए, मैं इसलिए रुकवा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे 3 डिस्कशंस करनी है। पहली बात तो ये है कि बच्चों मुझे आप बहुत बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, तो उनको मैंने चैप्टर 3 की लाइव रिकॉर्डिंग्स भेजी थी। बट लाइव रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि आपकी भी आवाज होती है, मेरी भी आवाज होती है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है वो डिटियोरेट हो रही है, और मैं नहीं चाहता कि आप जो आपको वीडियोस मिले उसकी क्वालिटी डिटियोरेट हो, इसलिए मैंने चैप्टर 3 के वीडियोस भी बना दिए हैं। मैंने अभी तक 3 वीडियोस पोस्ट किए हैं, 5 है टोटल, मैंने 3 वीडियोस पोस्ट किए हैं। ये मैं उन बच्चों को तो देखने ही है जिन्होंने मेरे अभी तक वीडियो चैप्टर 3 लाइव क्लासेस नहीं सुनी थी, अटेंड की थी, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जिन बच्चों ने कर ली है वो भी अपने रिवीजन के लिए मेरे वीडियोस को देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसमें ना एक चीज मैंने थोड़ी चेंज की है, एक टॉपिक हमने अपनी लाइव क्लास में 4th क्लास में कवर किया था, वो मैंने अपने इसमें रिकॉर्डिंग में 3rd क्लास में डाला है, क्योंकि उसकी एक दिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास संडे की बात है, एक दिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो मैंने उसका वीडियो बनाया था, जो मेरी 4th क्लास का वीडियो था, वो मैंने अपने 3rd उस पे वीडियो में रिकॉर्डिंग जो मैंने रिकॉर्डिंग की है उस पे 3rd में है, तो आप उसको उसी सीक्वेंस में देख लीजिए जिसमें मैं आपको भेज रहा हूँ। पहली बात तो ये हो गई कि चैप्टर 3 के भी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, आई होप यू अप्रिशिएट माय एफर्ट्स हियर। अब दूसरी बात कि जो टेस्ट है बच्चों, मैं आपका टेस्ट अपना ये नहीं देना चाहता, एमसीक्यूज वाला नहीं देना चाहता, क्योंकि एमसीक्यूज तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर दी। मैं आपको 1 घंटे का टेस्ट देना चाहता हूँ पहले चैप्टर का, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का। जैसे आप लोगों ने बोला था कि 8 के बाद आपकी क्लासेस ऑफ हो जाएगी, मैं अब आपका टेस्ट कल 8 तारीख है, 1 घंटे का टेस्ट रखूंगा, मैं आपको एक पेपर फॉरवर्ड करूंगा व्हाट्सएप पे या उस पे, उसी टाइम पे आप लोग अपना यहाँ पे सब ऑन करके, आपको उसको 2 फोन की जरूरत पड़ेगी, या एक से भी काम चल सकता है, बट 2 फोन प्रेफरेबली हो। आप लोग अपने जूम ऐप पे होगे, मैं भी जूम ऐप पे होगा, आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे सब, और मैं आपको पेपर भेजूंगा, आपको वो पेपर पे ही करना है, आपको वो टेस्ट पेपर पे करके मुझे आपको वो पीडीएफ फाइल भेजनी है 1 घंटे के अंदर। मैं उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाऊंगा, वो मेरा काम है, उसको चेक करके आपको मार्क्स दूंगा और वो पीडीएफ में आपको वापस भेजूंगा। मेरी मेहनत आपसे लोगों से ज्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी हम करें वो अच्छे से करें। तो अब मेरे को बता दीजिए, 1 घंटे का टेस्ट है, मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे मॉर्निंग, जिसको 10 तारीख को, क्या हम सुबह रख ले 10 to 11? सब प्रिंसिपल्स और नेचर दोनों का? थोड़ा सा तेज बोलो बेटा। क्या सब प्रिंसिपल्स और नेचर दोनों का? नहीं, मैं एक एक करके लूंगा, मैं आपका 1 घंटे का टेस्ट लूंगा, 1 घंटे का सिर्फ नेचर का ले रहा हूँ मैं वेडनेसडे। तो बच्चों वेडनेसडे को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक एक रिटन टेस्ट होएगा, क्या हम रख ले सुबह 10 से 11? यस सर। किसकी क्लास आप मुझे बता दीजिए कि किस टाइम पर रखें कि आपकी क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सर 11 to 12 रख लो। 11 to 12 में मैक्सिमम बच्चे आ जाएंगे सर 11 to 12 क्लास होती है। सर 1 या 2 रख लो, 1 या फिर 2। हाँ तो थोड़ा और दिन में कर लो, 1 to 2 कर ले। Yes, sir. तो ऐसा करते बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको वेडनेसडे को 10th of जून को 1 से 2 के लिए रेडी रहना है, मैं आपको मैसेज भी कर दूंगा। सिर्फ फर्स्ट चैप्टर, कुछ शीट्स अपने पास रखिए, पेन पेंसिल रखिएगा अपने पास, जो भी आपका है। 2 फोन होगा तो 2 फोन ही लेके रखना। मैं आपको व्हाट्सएप पे पेपर तभी भेजूंगा 5 मिनट्स में, पहले 5 मिनट्स में आपको वो पेपर करके, उस दिन हम वीडियो आपको ऑन रखना है, लेकिन मैं बस देखता रहूंगा बीच में आके, और आपको वो पेपर करके उसकी पीडीएफ फाइल मुझे भेजनी है, मैं उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको चेक करके आपको मार्क्स बताऊंगा और इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। अब आई होप कि तब तक आपके सब लोग देख लेंगे, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो भी देख लेंगे सारे वीडियो। सिर्फ इसलिए एक ही चैप्टर रखा हूं, और आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे, इसमें 1 मार्कर्स भी होंगे, एमसीक्यू वो जो आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन होते हैं वो।
दूसरी बात। अब तीसरी बात बच्चों, ये डन हो गया, मैं भी आपको मैसेज पे ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। तीसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चों ये चैप्टर 9 क्लासेस ले लेगा, 8 से 9। तो मुझे अब आपके स्कूल भी ऑफ हो गए, मुझे अगर 2 डेज अ वीक मिल जाए तो बहुत इजीली हमारा कोर्स मतलब हमारा अच्छा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो क्या हम सैटरडे और संडे रख सकते हैं, या मतलब मैं सैटरडे संडे प्रेफर करूंगा, या किसी भी और दिन जो आप लोगों को ठीक लगे, जिस दिन आपको थोड़ा हेक्टिक कम होता है। सर सैटरडे संडे ठीक है। संडे ठीक है सर। या थर्सडे या संडे रख लो। देखो संडे का टाइम तो यही रहेगा 3:30 बजे। अब तो Tuesday रख लो। ऑप्शन देता हूँ, या तो थर्सडे मॉर्निंग रख लो अगर क्लासेस कम हो रही है, या संडे सैटरडे मॉर्निंग रख लो। सर सैटरडे मॉर्निंग। सैटरडे मॉर्निंग। सैटरडे मेरे हिसाब से सही है, तो सैटरडे को मॉर्निंग का टाइम अपना वही रख ले जो क्लासेस का हो सकता है आफ्टर दिस लॉकडाउन, 10 o'clock रख ले। यस सर। नहीं सर, थोड़ा लेट। नहीं सर, नहीं ये देखो, लेट ये मत बोलना कि सर उठने में दिक्कत आती है, उठने वाला बहाना मत। अगर कोई क्लास है तो बोल, अगर उठने वाली बात है तो मत बोल। 10 से 11:30 रख ले बच्चों। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो सैटरडे मॉर्निंग 10 से 11:30 और संडे तो हमारे 3:30 से 5 चल ही रहे। सिर्फ इस चैप्टर के लिए कर दो ऐसा, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। ठीक है बच्चों। यस सर। दूसरा लास्ट बात, आज का आपका होमवर्क नोट डाउन करिए प्लीज, अपना लास्ट चीज और आपकी क्लास फाइंडर। आज का होमवर्क नोट डाउन करिए। आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन 5 बार लिखनी है, मार्केटिंग की डेफिनेशन 5 बार, आपको प्रोडक्ट की डेफिनेशन 2 बार, ब्रांडिंग की डेफिनेशन 2 बार, मार्केटिंग की 5 बार, प्रोडक्ट की 2 बार, ब्रांडिंग की 2 बार। और आपको ये ब्रांडिंग की जो एडवांटेजेस हमने अभी सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से की है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केटियर, एक बार डिटेल में, और बस एक बार डिटेल में, बस एक बार फिर से रिपीट कर दो। मार्केटिंग की डेफिनेशन 5 बार, 2 बार ब्रांडिंग की, 2 बार उसकी प्रोडक्ट की, और आपको जो हमने ये क्वेश्चन किया है लीड वाला, वो एक बार लिखना डिटेल। ठीक है बच्चों। यस सर। यस तो अब सर। हम वेडनेसडे को 1 बजे आपका टेस्ट होएगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सिर्फ इस चैप्टर का 1 घंटे का। सैटरडे को हमारी क्लास होगी 10 से 11:30 दूसरी बार। ठीक है बच्चों। तो जो नए बच्चों जिनकी आज फर्स्ट क्लास थी, उनसे बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार क्लास के बाद अपना मेरे को बता दीजिए आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, व्हाट्सएप कर दीजिए कुछ भी। ओके ओके बच्चों, बाय 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 बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चों।